बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक मेलाइटस। बेसिकली ये एक पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर है जिसमें ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल लो अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन की सीक्रेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर या फिर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल बिल्कुल हाई हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम डायबिटिक मेलाइटस या फिर जिसे हम शुगर के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ हम इन्हें कहते हैं। तो इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम डायबिटिक मेलाइटिस के टाइप्स को पढ़ेंगे। बेसिकली इसके 4 टाइप्स आते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज़ और उसके अलावा सेकेंडरी टाइप ऑफ डायबिटीज़। इन चारों टाइप्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे और उसके साथ-साथ इनके कॉजेज़ को पढ़ेंगे कि ये हमें डायबिटिक मेलाइटिस क्यों होती हैं और इनमें हमें कौन से सिम्पटम्स नज़र आ रही होती हैं और मैनेजमेंट क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज़ है कि ये डायबिटिक बेसिकली होती क्यों है और क्या रीज़न है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। नॉर्मल मैकेनिज़्म होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद आपको जो डिसऑर्डर होते हैं वो इजीली पता चल जाएंगे। तो बेसिकली ये होता है कि हमारे पेनक्रियाज के अंदर कुछ सेल होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ा बीटा सेल के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली डायबिटीज़ के अंदर इन दोनों सेल का मेन रोल होता है, जिनमें से बीटा सेल एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिन्हें हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ये ग्लूकोज़ को क्यों कन्वर्ट करता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं, फूड खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उन खाने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की लेवल हाई हो जाती है। तो जब ग्लूकोज़ की लेवल हाई हो जाएगी तो उनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी को नीड होती हैं ग्लूकोज़ की, तो वो तो हमारे बॉडी ने ग्लूकोज़ को यूटिलाइज़ कर लिया, यूज़ कर दिया। बाकी ग्लूकोज़ जो हमारे ब्लड में स्टोर होगा, मतलब बच गया, वो कहाँ जाएगा? तो ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है पेनक्रियाज़ से और ये उस ग्लूकोज़ को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और इन्हें स्टोर करता है लिवर के अंदर। क्यों स्टोर करता है लिवर के अंदर? फिर जब हम लॉन्ग टाइम के लिए कोई चीज़ ना खाएँ या फिर रोज़े की हालत में जब हम होते हैं फास्टिंग कंडीशन में, तो ये हमें मेनली उस टाइम काम आता है। तो ये जो इंसुलिन काम कर रहे हैं, ग्लूकोज़ को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में, तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, सही है। अब सेकंड कंडीशन आती है हमारी अल्फ़ा सेल के ऊपर। अल्फ़ा सेल भी एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिन्हें हम ग्लूकागॉन हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, जो हमने पहले पढ़ा कि ग्लूकोज़ को कन्वर्ट करते ग्लाइकोजन में स्टोर करता है लिवर के अंदर, हमने ग्लूकोज़ को स्टोर किया। अब ग्लाइकोजन क्या करेगा, उस स्टोर किया हुआ जो हमारा ग्लूकोज़ था उसको कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज़ में। ग्लूकागॉन हार्मोन है जो कि कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज़ में, और हमारे बॉडी को ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की लेवल डाउन हो गई थी। तो ये चीज़ जब होगी तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, सही है। तो ये पूरी बॉडी में हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस है। मैं वंस अगेन रिपीट करता हूँ। इंसुलिन हार्मोन है जो कि कन्वर्ट करता है ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और ये ग्लूकोज़ स्टोर करता है लिवर के अंदर। दूसरा प्रोसेस है अल्फ़ा सेल सीक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन जो कि कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज़ में, जो कि हमारे बॉडी को ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो मेन हमारी टॉपिक थी कि ये डायबिटिक मेलाइटिस क्या चीज़ है। डायबिटिक मेलाइटिस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोल दें या फिर पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर बोल दें, ये चीज़ आप बोल सकते हैं, सही है। तो ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डिज़ीज़ है। ये इन्हें हम मेटाबॉलिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है ना, तो मल्टीपल ऐसे फंक्शन होते हैं जो नॉर्मली नहीं हो पाते, मतलब मतलब मेटाबॉलिज़्म हमारे बॉडी के अंदर नहीं होती। तो इस कंडीशन की वजह से हम इन्हें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो होता यूँ है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या चीज़ एलिवेट हो जाती है, ग्लूकोज़ लेवल एलिवेट हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, जिन्हें हम हाइपरग्लिसेमिया के नाम से जानते हैं। तो उस रिज़ल्ट में हमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, डिफेक्ट हो जाती है, इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती। तो मैंने यही कहा था स्टार्टिंग में, इंसुलिन क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन करती है। जब ज़्यादा हो जाती है तो उनको डिक्रीज़ करवाती है। इंसुलिन एक्टिंग और मोस्ट कॉमन बोथ। अच्छा, ये तो क्या करवाती है, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ इंसुलिन सीक्रेशन
मतलब इंसुलिन की सीक्रेशन कम हो जाती है। इंसुलिन एक्शन और मोस्ट कॉमन बोथ, मतलब इंसुलिन का इसमें ज़्यादा रोल प्ले होता है। अच्छा, फिर ये कुछ टाइप्स हैं डायबिटिक मेलाइटस की। बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं डायबिटिक मेलाइटस की। टाइप 1, टाइप 2, टाइप अदर स्पेसिफिक टाइप्स और गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 बेसिकली बच्चों में ज़्यादातर होती है और ये कंजेनाइटल होती हैं, सही है। टाइप 2 जो बड़ों में होती है, आफ्टर प्यूबर्टी होती है। ये मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, सही है। अदर स्पेसिफिक डायबिटीज़ में ये चीज़ आ जाती है कि आपने ज़्यादातर स्ट्रेस लिया, उसकी वजह से आपको ये चीज़ हो गई। आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कोई डिसऑर्डर आ गया, हाइपर सीक्रेशन हो गई आपके ग्रोथ हार्मोन की, कॉर्टिसोल की, तो उसकी वजह से होता है। तो ये क्यों होता है, इनकी रीज़न क्या है, वो हम आगे वीडियो में पढ़ते हैं। और इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो ज़्यादातर जब एक फ़ीमेल प्रेगनेंसी के दौरान उनके अंदर ये ज़्यादातर डिसऑर्डर आता है, उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाती है। क्यों हाई हो जाती है, ये भी हम आगे ही पढ़ते हैं। बेसिकली थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ हो रही होती है कि उस टाइम उस फीमेल को ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्लूकोज़ की, सही है। क्यों ग्लूकोज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्योंकि एक तो उसकी खुद की जो है ना, क्या कहते हैं, उसकी एक बॉडी के अंदर मतलब बेबी भी है, वो खुद माँ भी है, तो दोनों को ग्लूकोज़ की बेसिकली ज़रूरत होगी। तो उस टाइम सॉरी, बॉडी को इतना ग्लूकोज़ नहीं मिल पा रहा होगा, तो उस वजह से ये कंडीशन होती है। मज़ीद हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस जो हमने पढ़ी 4 टाइप्स है, उनमें से पहला कह रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज़ प्रीवियसली रेफर टू द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। अच्छा, डायबिटिक मेलाइटस बेसिकली ये ज़्यादातर बच्चों में होती है और ये कंजेनाइटल होती है। जब जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उसी टाइम उनके मतलब ऑटो इम्यून होती है, सॉरी कंजेनाइटल नहीं होती, ऑटो इम्यून होती है। उनके मतलब पैनक्रियाटिक जो सेल होते हैं ना, वो नॉर्मली इंसुलिन को सीक्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे लाइफ टाइम इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। जब इनको इंसुलिन प्रोवाइड की जाएगी तभी वो सही रहेंगे, अदरवाइज़ उनके अंदर मल्टीपल डिसऑर्डर हो सकते हैं, इवन उनकी डेथ भी हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि रेफर टू एज अ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डायबिटिक मेलाइटस हम इन्हें इसलिए कहते हैं कि एक तो ये आफ्टर प्यूबर्टी होती है, सही है। और इसके अलावा अगर इस पेशेंट को, इस बंदे को अगर आप इंसुलिन नहीं लगाते हैं, फिर भी ये मतलब सही हो सकता है। कैसे सही होगा? बाय एक्सरसाइज करके सही हो सकता है, सही है। और डेली रूटीन में अगर ये एक्सरसाइज को मेंटेन रखे और ऐसी चीज़ें लेने से अवॉइड कर दे जिनमें ज़्यादातर ग्लूकोज हो, लाइक मीठी चीज़ें लेने से अवॉइड कर दे, तो उनकी ये ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो सकती है विदाउट इंसुलिन इंजेक्शन। मजीद कह रहा है कि गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस मैंने पहले भी कहा कि ये प्रेगनेंसी के टाइम होती है। डायबिटिक मेलाइटस एसोसिएट विद अदर कंडीशन और सिंड्रोम, जिन्हें हम सेकेंडरी कॉज कहते हैं। डायबिटिक मेलाइटस सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी आप इन्हें जान सकते हैं, सही है। तो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस, टाइप 1 में क्या चीज़ होती है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, IDDM, सेलुलर मीडिएट ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रिया 90% एंड आइडोपैथिक 10%। इसमें ये चीज़ होती है कि आपके पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होते हैं ना, वो डैमेज हो जाते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से। 90% ये रीज़न होता है कि उनके बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट नहीं करते हैं, और 10% ये होता है कि वो आइडोपैथिक है। कोई रीज़न पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों हो रही है, सही है। डिवाइडेड प्रोन टू कीटो इंडिविजुअल प्रोन टू एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस हम उन्हें उसे कहते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर ये चीज़ होती है ना कि हमारे जो इंसुलिन है वो उन सेल्स को नहीं मिल रही होती, तो क्या होता है कि जो हमारे लिवर हैं उनमें वो तो ज़्यादा मिकदार में सीक्रेट कर रहा होता है ग्लूकोज, लेकिन फैट जो होता है ना यहाँ पे, वो ज़्यादा मिकदार में ब्रेक डाउन हो रहा होता है क्योंकि उन सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता। तो ये चीज़ हो जाती है कीटो एसिडोसिस में। 75% ऑफ द इंडिविजुअल डेवलप बिफोर 30 ईयर एज। और ये कह रहा है कि 75% जो है ना इंडिविजुअल डेवलप बिफोर 30 एज। ये 30 एज से पहले जो हो जाती है ना, 75% जो चीज़ हो जाती है, तो वो डायबिटिक टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में आ जाती है।
टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस में क्या आ जाती है, यूजुअली नॉट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस बट मे बी इंसुलिन रिक्वायरिंग। ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता, मैंने पहले भी बताया, फिर भी इनको थोड़ी बहुत नीड होती है। रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन कॉल इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इनके अंदर इंसुलिन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, विदाउट इंसुलिन भी ये रेजिस्ट कर सकते हैं। impaired beta cell functioning resulting in decreased insulin production generally occur in those older than 40 years, but the frequency is rapidly increase in children. Strong genetic predisposing obesity। अच्छा, इसमें यही चीज़ बता रहा है कि ये इनमें क्यों होती है। एक तो ये चीज़ होती है कि ये आफ्टर 40 ईयर्स होता है और इनके पेनक्रियाज के अंदर कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से वो इंसुलिन सीक्रेट नहीं करता। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिपोजिशन, मतलब जेनेटिक प्रीडिपोजिशन भी हो सकती है, जो ख़ानदानी बीमारियां होती हैं ना, कि मतलब इसके अब्बू को थी, उसके अब्बू को थी, तो इसलिए इसमें भी आ गई, तो ये चीज़ भी हो सकती है। और उसके अलावा ओबेसिटी की वजह से भी होती है, ज़्यादा हेवी बॉडी की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटिस हम किसे कहते हैं, दिस में भी डेवलप एज अ कम्प्लिकेशन ऑफ द एक्यूट और क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, उसकी वजह से हो सकता है। एक्यूट या क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस है, पेनक्रियाज के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है, कोई ट्यूमर है, उसकी वजह से। सेकेंडरी ऑफ द अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन्वॉल्व हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, कॉर्टिसोल, इन सारी चीज़ों की हाइपर सीक्रेशन की वजह से भी ये चीज़ होती है, क्योंकि जब कॉर्टिसोल या फिर अदर हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होते हैं ना, तो ये बार बार पेनक्रियाज को ट्रिगर करते हैं कि आप भी हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट करो। और कोई भी चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ की जाती है ना, तो वो एक टाइम ऐसी आती है कि वो अपना काम करना छोड़ देती है। तो सेम इसी तरह पेनक्रियाज भी अपना काम करना छोड़ देता है, तो उससे ये होता है कि ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होती। अदर काजेज़ में ये आता है, सेप्सिस बन जाता है पेनक्रियाज के अंदर, जो हमने पढ़ा, पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है उसकी वजह से। स्ट्रेस लिया आपने, स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी बॉडी को ज़्यादा जो है ना क्या हो जाती है, एक कंडीशन, मतलब ग्लूकोज की नीड होती है। तो लॉन्ग टाइम स्ट्रेस आप लेते रहेंगे, बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती रहेगी, तो ये इसमें ये होगा कि पेनक्रियाज का फंक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम ये आएगा कि पेनक्रियाज अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टॉप कर देगा। वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। फिर कहते हैं स्किप इंसुलिन, आपने इंसुलिन लेना बंद कर दी और स्टेरॉइड लेनी है, आपने ज़्यादा मकदार में स्टेरॉइड लिए, तो उसकी वजह से भी आपको सेकेंडरी काज डायबिटिक हो सकती है। सेकेंडरी काज में बेसिकली ये चीज़ आती है कि आपको पहले डायबिटीज़ नहीं थी, आपको कोई और डिजीज़ थी, उसकी वजह से आपको डायबिटिक हो गई। अब आते हैं गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस। इसमें क्या होता है कि दिस डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मे डिसअपीयर आफ्टर डिलीवरी। ये आपको डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान होती है और आफ्टर प्रेगनेंसी ये आपको ख़त्म हो जाती है, सही है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ में अकर इन अ वुमेन विद द रिस्क फैक्टर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। और जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर फ़ीमेल में तो होती हैं और रिस्क होती है उनको टाइप 2 डायबिटीज़ में। अगर उनको ये चीज़ हो गई गेस्टेशनल डायबिटीज़, तो उनमें रिस्क होती है कि इनको टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकती है। आफ्टर डिलीवरी उसको भी ये मतलब कंटिन्यू हो सकती है, तो ये चीज़ हो सकती है इसमें। द एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द प्रेगनेंसी ट्रिगर द कॉस्ट ऑफ डायबिटीज़ एक्चुअली रिटर्न टू द नॉर्मल आफ्टर प्यूबर्टी। अच्छा, उस टाइम ये होता है कि आपके बॉडी को ज़्यादा मकदार में इंसुलिन चाहिए होती है, बॉडी को जो है ना उसके करने के लिए, मेंटेन करने के लिए पूरे सिस्टम को। तो ये चीज़ डिमांड जब बढ़ जाती है तो ज़ाहिर सी बात है इंसुलिन जब कम मकदार में रिलीज़ होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो सकती है। और जब ये आफ्टर प्रेगनेंसी जब फीमेल का नॉर्मल मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी मतलब नॉर्मली धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, फिर अगर हम साइन सिम्पटम्स को पढ़ें तो साइन सिम्पटम्स में आप सिंपली 3 पीस के ऊपर फोकस करना है। 3 पीस क्या कहता है कि पॉलीडिस्फेजिया, इनमें सबसे पहले पॉलीयूरिया आता है, सही है। आपको ज़्यादातर यूरेन आ जाता है, सही है। ज़्यादा यूरेन क्यों आता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर हाई मिकदार में ग्लूकोज है। तो किडनी क्या करेगी, उस ग्लूकोज को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। अगर इंसुलिन नहीं काम करी तो किडनी वो काम करना स्टार्ट कर देगी, आपको मतलब यूरिन के थ्रू ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ करवाएगी ग्लूकोज को। फिर उससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की वाटर की कमी होगी, तो उसकी वजह से आपको पॉलीडिप्सिया होगा, एक्सेसिव थर्स्ट होगी, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आप डिहाइड्रेट लेंगे, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा पानी पिएंगे। और उसके साथ साथ एक्सेसिव हंगर, आपको ज़्यादा भूख लगना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेनली 3 पीज़ है जो ज़्यादातर वाइवा में पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज़ में पूछे जाती हैं, तो ये आपने याद करने हैं।
और इसके अलावा स्लो वाउंड हीलिंग में ये चीज़ आ जाती है कि आपके जो वाउंड होते हैं ना वो बिल्कुल स्लो हील होते हैं, ठीक होते हैं। उनका रीज़न क्या है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई है और जो पैथोजन है ना वो गुड ईटर हैं ग्लूकोज के, मतलब उनको अगर कहीं पे ग्लूकोज मिल गया ना वो अपने वहाँ से कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी चीज़ हो जाती है कि मतलब उनको एक ज़रिया मिल जाता है अपनी खुराक बनाने का, तो उसकी वजह से ये ज़्यादातर जल्दी हील नहीं होते हैं। यूने अन सॉरी अनइंटेंडेड वेट लॉस, बिलरी विजन, आपका ज़्यादातर वेट लॉस होता है, बिलरी विजन, आपको सही तरीके से कोई चीज़ें नज़र नहीं आती, ग्लूकोयूरिया ज़्यादा मकदार में आपको यूराइन आता है। सही है, यूराइन के अंदर ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। एसीटोन ब्रीथ, आपकी जो ब्रीथ होती है वो मतलब नॉर्मली फ्रूटी टाइप होती है, स्मेल उसमें आती है। और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो जाता है, रेशेस, ड्राई स्किन, ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। मज़ीद ये जहाँ पे पिक्चर में भी शो कर रहा है। अच्छा, ये साइन सिम्टम बेसिकली सेम वही हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलग लिखी हुई है। यहाँ पे ये लिखा है विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन इन फीमेल। अगर ये चीज़ फीमेल के अंदर हुई तो उनके अंदर विजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। सही है, तो यहाँ से भी पैथोजन वगैरह एंटर हो सकते हैं, तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करवा सकते हैं। और इसके अलावा टिंगलिंग और नमनेस इन हैंड एंड फीट, नोजिया, वोमिटिंग, टिंगलिंग मतलब कांपना, ये सारी चीज़ें उस बंदे में हो सकती हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। और उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट होती हैं कुछ जिनसे हमें पता चल जाए कि हमें शुगर है कि नहीं है। तो उनमें से सबसे पहली होती है HbA1c टेस्ट होती है, जो कि एक टेस्ट होती है जिसमें हम लास्ट हमारे 3 मंथ के अंदर हमारे ब्लड के अंदर कितनी ग्लूकोज लेवल थी वो हम फाइंड आउट करते हैं लास्ट 3 मंथ के लिए। तो मेनली ये भी MCQs आपको पूछा जाता है। रैंडम ब्लड शुगर ये होता है कि आपने किसी भी टाइम दिन में शुगर टेस्ट करवा दी, वो फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग में ये होता है कि आपने सुबह बगैर कुछ खाए आपने टेस्ट करवा दी। सही है, तो ये चीज़ होती है उसमें। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ये चीज़ होती है कि आप वहाँ पे ये चीज़ चेक करते हैं हाउ वेल योर बॉडी मैयर ग्लूकोज, आपकी बॉडी ग्लूकोज को किस तरह मैयर कर रही है, मतलब उसको किस तरह एडॉप्ट कर रही है, सही कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये चीज़ हम वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ग्लूकोज टेस्ट में। अच्छा, फिर अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें 5 स्टेप आते हैं मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले ये होता है कि मीट योर डॉक्टर रेगुलरली, आप अपने डॉक्टर से रेगुलरली कांटेक्ट में रहेंगे कि मुझे ये चीज़ हो गई है, अब क्या करना चाहिए। सी उसके अलावा टाइम योर मेडिकेशन ऑन टाइम, हर चीज़ जो है ना मेडिकेशन आपने टाइम पे लेनी है, इंसुलिन वगैरह टाइम पे लेनी है। और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के हवाले से। और इसके अलावा अपने डाइट का ख्याल रखना है। और इसके अलावा मॉनिटर ब्लड शुगर, डेली बेसिस पे आपने अपनी ब्लड शुगर को टेस्ट करना होता है। अच्छा, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, तो पेनक्रियास ट्रांसप्लांट कर देते हैं हम, ठीक है। और इसके अलावा पेनक्रियाटिक आइलेट सेल सर्जरी, जो बीटा सेल और अल्फ़ा सेल होते हैं उनकी सर्जरी कहते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली ये होता है कि या तो वो ठीक हो सकते हैं और या फिर ये होता है कि वो पूरी लाइफ टाइम इंसुलिन डिपेंडेंट बंदे हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। मज़ीद हम टाइप ऑफ इंसुलिन, कौन कौन से इंसुलिन यूज़ करते हैं, उनमें से कुछ ऐसी होती हैं तो लॉन्ग टाइम काम करती हैं, कुछ शॉर्ट टाइम इंसुलिन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।